द मेंटर्स एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड के पार्ट 3 पर होगा। तो आइए कुछ नए क्वेश्चंस को हम लोग आज देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा। और एक 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले के ऊपर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 80 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन रखा गया है। यदि बेलन का घनत्व 1900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब तथा अर्धगोले का घनत्व 1800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो तो इस निकाय यानी कि सिस्टम का गुरुत्व केंद्र ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक अर्धगोला है, दूसरा एक बेलन है। आपको इन दोनों का सम्मिलित गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना है। आप इस क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अब इस क्वेश्चन को रिमूव करके सॉल्व करने जा रहा हूं। ओके, तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था? आर, ये क्या है? अर्धगोला, स्फीयर। तो मैं आर एस लिखता हूं। आर एस दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। बेलन जो है इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है? तो आर सिलेंडर है तो आर सी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। बेलन की हाइट कितनी दी हुई है? एच इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बेलन का घनत्व तो कितना दिया हुआ है? तो रो सी दैट इज इक्वल टू, सी मीन सिलेंडर। ओके, 1900 केजी पर मीटर क्यूब। अर्धगोले का घनत्व तो कितना दिया हुआ है? तो रो एस स्फीयर 1800 केजी पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे घनत्व भी आ गया। अभी तक मैंने आपको जितने क्वेश्चन कराया उसमें किसी में भी घनत्व नहीं आया था। तो अभी तक आप लोगों ने दो तरीके के फार्मूले पढ़े हैं। कौन कौन से? एक्स बार दैट इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये फार्मूला होता था सॉलिड के लिए। किसके लिए? सॉलिड के लिए। जब कभी दो या दो से अधिक सॉलिड एक दूसरे के ऊपर या अगल बगल रखे हो तो उस सिस्टम का गुरुत्व केंद्र निकालने के लिए हम लोग मास का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब अगर कोई प्लेन होगा तो उसमें हम लोग एरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हमने पढ़ा है एक्स बार इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2। ये किसके लिए? प्लेन के लिए, समतल के लिए या फिर किसी पटल के लिए। ठीक है, तो देखिएगा, सॉलिड होगा तो हम मास लिखते हैं और अगर प्लेन होगा तो हम क्या लेते हैं? एरिया लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर क्या बात हो रही है? स्फीयर सॉलिड होता है तो उसके लिए हम क्या लेंगे? मास वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, तो आइए इस तरह से हम लोग मास का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो अब देखिए यहां पर कितने ऑब्जेक्ट हैं? 2 ऑब्जेक्ट हैं। एक आपका सिलेंडर है और दूसरा आपका स्फीयर है, अर्धगोला है। ठीक है, तो अब इसमें हमें एक्स और वाई एक्सिस को खोजना पड़ेगा कि कहां से हम एक्स और वाई एक्सिस को ले जाएं। तो आपने पढ़ा हुआ है कि किसी भी सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उसके हाफ पर होता है, उसके हाइट के हाफ पर होता है सेंटर में। ठीक है, तो मतलब अगर ये टोटल एच है तो यहां से यहां तक की हाइट क्या होगी? h/2 होगी। ओके, अर्धगोला है तो अभी तक मैंने अर्धगोले का फार्मूला आपको नहीं बताया था। मैंने बताया जरूर है आपको एक फार्मूला, लेकिन वो प्लेन के लिए बताया था। जब वो आधा वृत्त होता है, ध्यान दीजिएगा, वृत्त प्लेन होता है, समतल होता है, जिसका एरिया होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बताया था कि इसके बेस से 4r/3π पर होता है। ठीक है, लेकिन अर्धगोले का अभी तक नहीं बताया। तो अगर ये अर्धगोला हो तो ये मान लीजिए कि मेरा एक अर्धगोला है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है इसके वाई एक्सिस पे, जो इसके सेंटर से जाए इसके वाई एक्सिस पर बेस से, ये बेस है अगर मैं मान लूं तो यहां से जो डिस्टेंस होगा वो होता है 3r/8। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसके बेस से 3r/8 डिस्टेंस पर होता है। ओके, तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अब मुझे वाई एक्सिस कहां से ले जाना चाहिए?
इसके साइड से यहां से लेकर जाऊं मैं वाई एक्सिस, या फिर इसके सेंटर से लेकर जाऊं। तो आप देखिए अगर मैं इसके सेंटर से लेकर जाता हूं तो क्या होता है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो पार्ट बन गए, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी हम सेंटर से वाई एक्सिस को लेकर जाते हैं और जो दो पार्ट बनते हैं वो दोनों पार्ट एक दूसरे पर ओवरलैप हों, वो दोनों पार्ट क्या करें, एक दूसरे पर ओवरलैप हों, इस तरह से कि दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब हो। मीन्स अगर मैं इसको उल्टा करके इसके ऊपर रख दूं तो दोनों क्या हो जाए, ओवरलैप हो जाए कंप्लीटली। ठीक है, तो हम लोग वाई एक्सिस सेंटर से ले जाते हैं, तो इसलिए मैं वाई एक्सिस सेंटर पे ले लिया। अब एक्स एक्सिस हमेशा बॉटम पे लेते हैं तो बॉटम पे ले लिया। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि इसका सम्मिलित गुरुत्व केंद्र निकालना है। तो गुरुत्व केंद्र का फार्मूला आपने पढ़ा है, x बार इज इक्वल टू m1 x1 m2 x2 m1 प्लस m2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया गया है कहीं भी उसमें मास का जिक्र नहीं किया गया है, मास नहीं बताया गया है कि किस बॉडी का कितना मास है, या वेट नहीं बताया गया है कि किस बॉडी का कितना वेट है। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, एक आपने घनत्व का फॉर्मूला पढ़ा होगा, रो दैट इज इक्वल टू m बाई वी। ठीक, मतलब घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के लिए अलग अलग मास निकालना पड़ेगा। तो इसी फार्मूले से हम मास निकाल लेंगे। अगर मैं इस फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, v को इस साइड भेज देता हूं, तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू रो इंटू वी, द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन। तो अब अगर देखिएगा दोनों का घनत्व दिया हुआ है, मैं दोनों का आयतन निकाल लूं। ठीक, तो अगर मैं यहां से आयतन निकाल लेता हूं दोनों का, तो हमें मिल जाएगा कि कितना जो है आपका ये मास होगा। तो चलिए आइए निकालते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा, हम निकालते हैं आयतन बेलन का। तो बेलन का आयतन होता है 4 पाई, सॉरी एक मिनट, ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां से आप इसको आयतन का फॉर्मूला मिल गया आपको, तो यहां से आप आयतन निकाल लेंगे। तो पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है बेलन के लिए, सिलेंडर, तो 20 सेंटीमीटर, तो 20 स्क्वायर इंटू हाइट कितना है 80 सेंटीमीटर, तो 80। ठीक, तो यहां से आप वीसी कर लीजिए सिलेंडर। ठीक है, तो यहां से आप जब इसको निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा, मैं कैलकुलेट करता हूँ, 50 इंटू पाई 20 स्क्वायर इंटू 80। तो इसको करने पर आता है 100,530.96 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां पर देखिएगा घनत्व हमारा किसमें दिया है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो इसको भी आप मीटर क्यूब में बदल लीजिए। ठीक है, मीटर क्यूब में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10⁻6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप 10⁻6 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अभी इसको मैं इसी तरह रहने देता हूं। दूसरा जो है हमारा आयतन का, तो स्फीयर के लिए जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है VS, मीन्स सॉलिड जो है आपका ये स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसके लिए होता है, जब ये पूर्ण गोला होता, मीन्स टोटल पूरा होता। अब क्योंकि ये अर्ध गोला है, हाफ है, तो इसके लिए आपको इसमें बाई 2 करना पड़ेगा। ओके, तो जब आप इसमें बाई 2 कर दोगे तो ये फार्मूला हो जाएगा आपका 2 से 4 को कैंसिल कर दीजिए, तो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहां से इसका आयतन निकाल लीजिए आप, तो ये जाएगा 2/3 इंटू पाई इंटू आर है 20, तो 20 का क्यूब। ओके, तो ये मैं कैलकुलेट करता हूं, तो ये हो जाएगा आपका 220 क्यूब बाई 3। ओके, तो ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दैट इज इक्वल टू 16755.16। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब मैं बाकी चीजों को मिटा रहा हूं, यहां से रिमूव कर रहा हूं, बाकी आप देखते रहिए। ओके, अब हमें दोनों क्या मिल गए, दोनों के आयतन मिल गए। अब क्या निकालना है, मास निकालना है। तो मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास इज इक्वल टू रो इंटू वी। ठीक है, तो MC मतलब सिलेंडर का मास निकालना हो, MC दैट इज इक्वल टू
रो सी इंटू वी सी। ठीक है, तो अब यहां से हमने क्या करना है, वी सी को पुट करना है और रो को। तो रो की वैल्यू कितनी है 1900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब वीसी की वैल्यू पुट करनी है, तो वीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है 100530.96। अब यहाँ मीटर क्यूब में है और एक इसमें सेंटीमीटर क्यूब में, तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलने के लिए आप इसमें 10⁻6 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, तो अब यहाँ से आपको MC मतलब क्या है, सिलेंडर का मास मिल जाएगा। तो अब आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करके देखिए कितना आता है, 1900 इंटू 100530.96 डिवाइडेड बाई 10⁻6। ओके, तो ये आ रहा है 191। ठीक है, ये आपका कितना आ रहा है 191.00 किलोग्राम। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करके अपने कैलकुलेटर से देखिएगा ये इतना आ रहा है इस वक्त। अब हमें क्या चाहिए, अब मैं वीसी को भी यहां से रिमूव कर रहा हूं, इसका आपको एक काम नहीं। ठीक, अब MS चाहिए, मीन्स मास ऑफ सिलेंडर। तो अब इसका जब मास ऑफ स्फीयर, तो अब इसका जब निकालेंगे तो रो इंटू एस इंटू वी एस। ओके, तो रो एस इंटू वी एस, तो रो एस की वैल्यू कितनी है 1800, तो हो गया 1800 इंटू वी एस की वैल्यू यहां से हम लोग देख लेंगे 16755.16। सेंटीमीटर क्यूब में तो मीटर क्यूब में बदलने के लिए 10⁻6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा 1800 इंटू 16755.16 डिवाइडेड बाई 10⁻6। ओके, तो यहां से MS निकालेंगे, MS तो ये आ जाएगा आपका 30.16 kg। ठीक है, अब बाकी चीजों को मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। ओके, अब यहां से आप देखिएगा आपको दो चीजें मिल गई हैं। MC सिलेंडर का जो मास है, तो सिलेंडर का मास कितना आया था 191 kg, 191 kg। MS स्फीयर का मास कितना आया है 30.16, तो मैं यहां पे लिख देता हूं आपका 30.16 kg। अब आपका सारा फॉर्मूला में फिट हो जाएगा। इसके बाद तो आप लोग लगा लोगे। आपको क्या करना है, x बार की वैल्यू निकालनी है, तो x बार इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, इसी तरह y बार की वैल्यू निकालनी है, तो m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि x क्या होता है, y से डिस्टेंस। तो अगर यहाँ एक बॉडी रखी है तो इस बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, तो x क्या होगा, y से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की मेजर करेंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा सिलेंडर का ठीक सेंटर पे होगा इसके, लेकिन ये जो स्फीयर रखा है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, इस पॉइंट पर। तो इसका जो बेस से हाइट होता है कितना होता है, ये 3r/8 होता है। कितना होता है 3 इंटू r/8। ठीक है, इस तरह से। अब दोनों का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो y एक्सिस पर आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ, जब मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है कि अगर दोनों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही लाइन में लाई करती है तो उसके लिए x बार की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। तो इसको आपको कैलकुलेट करने की ही जरूरत नहीं, आप ऐसे ही लिख सकते हैं। अब हम टेबल बनाएंगे जैसा कि हम हमेशा करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस टेबल से बहुत ही इजीली सब कैलकुलेट जाता है। ये हो जाता है हमारा नंबर, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट हैं तो 2 नंबर हो गए। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, मास चाहिए, फिर x चाहिए, फिर y चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए m इंटू एक्स और m इंटू वाई चाहिए। ठीक है, ओके। m की वैल्यू 191 kg, सिलेंडर को मैं 1 मान रहा हूं। ओके, 1 एंड दिस वन इज 2, 191 kg एंड दिस वन इज 30.16 kg। ठीक है, अब उसके बाद x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या होती है, y से डिस्टेंस। तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीन जो आपका सिलेंडर है इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, 0, क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो y पर ही है, तो ये 0 हो गया। फिर इसी तरह इसकी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी y एक्सिस से कितनी दूरी पर है, 0। ओके, अब y की वैल्यू चाहिए आपको, तो y क्या होता है, x से जो डिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है, तो अब मैं पहले इसके लिए देखूं, तो अब देखिएगा बेस से 3r/8 पर होता है, लेकिन इस पॉइंट से कितना होगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से बेस से मेजर किया गया है,
तो बेस से 3r/8, तो इस पॉइंट से कितना होगा, ये आता है 5r/8, ठीक है। तो इसके टॉप से 5r/8 और बेस से 3r/8, तो एक्स एक्सिस यहां पर है, तो यहां से कितना देगा 5r/8, तो 5r/8 को कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा 5 × 20/8, ठीक है। अब इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, तो 5 × 20/8 ये आ जाएगा 12.5। तो दूसरे नंबर का है तो मैं y की वैल्यू इसमें दूसरे में लिखूंगा 12.5, ओके। अब इसी तरह x की डिस्टेंस x एक्सिस से इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस निकालनी है, तो ये कितना होगा, देखिएगा टोटल कितना आ जाएगा, क्योंकि इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। बेलन के बेस से h/2 पर होता है, लेकिन आपको कहां से चाहिए, यहां से x एक्सिस से चाहिए, तो आपको ये डिस्टेंस भी उसमें ऐड करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कितना होगा, किसी भी, जैसे कि ये मेरा अगर गोला है, ये गोला है, ठीक, तो अगर मैं ये डिस्टेंस नापूंगा तो कितना होता है, सेंटर से किसी भी परिधि पर जो आप नापेंगे तो वो r रेडियस के इक्वल होता है, तो ये r है, तो r इक्वल टू कितना है 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 20, ओके। और h/2 करेंगे तो h 80 था, तो y2 करेंगे तो कितना जाएगा 50, तो x एक्सिस से बेलन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना जाएगा 20 × 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 60। अब आप क्या करिए कि दोनों को मल्टीप्लाई करके बस लिखते चलिए, तो अब इसका तो सीधा सीधा 0 0 आएगा, इसमें करते हैं तो 191 × 60, तो इसको आ जाएगा 11460, ओके। अब इसी तरह दूसरे का करते हैं 30.16 × 12.5, इसको जब करेंगे तो ये आ जाएगा 377, ठीक है। अब x बार मैंने पहले ही बताया 0 आएगा, यहीं से देख लीजिए आप 0 आ रहा है। y बार, तो y बार कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, तो अभी m1 y1 की वैल्यू यहाँ पे से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर लीजिए सबको, ठीक है। 377 प्लस 11460, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 11837, तो इन दोनों का समीशन आया 11837, दोनों मास को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, पहला मास 191 और दूसरा 30.16, तो यहाँ पे आएगा 191 प्लस 30.16, तो ये आ जाएगा आपका 221.16, तो y बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए 11837 डिवाइडेड बाई 221.16, ओके। तो ये आ गया आपका 53.52 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप देख लीजिए वहां पर y बार की वैल्यू कितनी आ गई 53.52, ठीक। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका x एक्सिस से डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, वो कितना होगा 53.52 सेंटीमीटर पे, ठीक, कहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका इन दोनों का CG हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके, इस तरह से, तो ये आ जाएगा आपका 53.52 सेंटीमीटर, आंसर, ओके। अब इसके आगे हम लोग कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक नए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के टच में होता था या उससे जुड़ा होता था, तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े हैं। अब हम देखेंगे कि जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को निकाल देते हैं तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहां पर एक क्वेश्चन लिखा गया है, एक शंकु जिसके आधार की त्रिज्या 3 मीटर एवं कुल ऊंचाई 3 मीटर है, में आधार से 2 मीटर की ऊंचाई तक एक 50 सेंटीमीटर त्रिज्या का बेलन काट लिया जाता है, तो निकाय का गुरुत्व केंद्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले समझिएगा, क्या है कि 3 मीटर त्रिज्या का एक शंकु है जिसकी ऊंचाई 3 मीटर है, तो मैंने 3 मीटर त्रिज्या का एक शंकु बनाया और इसकी ऊंचाई टोटल 3 मीटर रख दी, यहां से यहां तक की टोटल ऊंचाई कितनी है 3 मीटर। अब कह रहा है मैं आधार से 2 मीटर की ऊंचाई तक 50 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलन काट लिया गया, तो ये मेरा आधार है, मैंने इसके आधार से 50 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलन इसमें से काट के निकाल दिया है। तो अब बताना है कि इसका गुरुत्व केंद्र कहां पर होगा। तो सबसे पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। अब मैं सॉल्यूशन की ओर चलता हूं।
ओके, तो आइए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस को अभी तक हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया है। तो देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा वो था x बार इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है ये। इसमें क्या है कि सबसे पहले जब ये फार्मूला हम लोग यूज करते थे तो क्या होता था, एक बेलन, कोई अर्धगोला या फिर इसके ऊपर कोई शंकु रखा है, इस तरह से, मतलब एक पार्ट दूसरे से जुड़ता था तो हम लोग प्लस साइन का इस्तेमाल करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिएगा क्या हो रहा है कि एक शंकु था, अब इसमें से कुछ निकाल लिया जा रहा है काट के। जब काट के निकालना होता है तो हम लोग वहां पे माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे। जो पार्ट काट के निकाल दिया उसके लिए माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो आइए, तो यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस, प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पार्ट को काट के निकाल रहे हैं। जैसे मैं अगर कहूँ कि 5 में से 2 निकाल दीजिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सेम वही है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैलकुलेट करेंगे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए, एक तो मास चाहिए, दूसरा आपका एक्स और वाई चाहिए होगा। ठीक, तो अब हम यहाँ पे एक्स और वाई को कैसे ले जाएंगे ये देखिएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे ही बनाऊंगा तो हमें सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। मैं दूसरा फिगर बना लेता हूँ। ओके, मैं एक दूसरा फिगर बनाता हूँ जिसपे सिर्फ 2D होगा, बट वो एक्चुअल में 3D ही होगा। ठीक है, ये इस तरह से मैंने एक दूसरा फिगर बना लिया। हाँ, अब ठीक है, मतलब ये शंकु है मेरा और ये बेलन है। ठीक, अब यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई एक्सिस ले जाना है। तो फिर से हम एक्स और वाई एक्सिस को सेंटर पे ले जाएंगे। जब सेंटर पर से ले जाएंगे तो इसका एक पार्ट दूसरे पार्ट पर ओवरलैप हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको सेंटर पर ले जा रहा हूं ताकि हमें एक वैल्यू को कैलकुलेट ही न करना पड़े। ठीक है, इस तरह से। ओके, अब क्या था क्वेश्चन में, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 3 मीटर। सॉरी, त्रिज्या 3 मीटर लिखा हुआ है, यहां पे मैंने व्यास बना दिया, ये गलत हो गया है। त्रिज्या 3 मीटर है, तो ये त्रिज्या 3 मीटर, यहां से यहां तक त्रिज्या हो गया आपका 3 मीटर। इसकी हाइट टोटल कितनी थी, 3 मीटर, जिसमें से 2 मीटर का बेलन काटा गया है, तो ये 2 मीटर हो जाएगा, बेलन का 2 मीटर। अब बचा कितना, 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसमें का जो आपका बेलन है इसकी त्रिज्या कितनी थी, 0.5 मीटर, मीन 50 सेंटीमीटर। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले सबका द्रव्यमान निकालना है। तो अब देखिएगा, सबसे पहले सबका द्रव्यमान निकालेंगे तो मैं इस बॉडी को 1 मान लेता हूं और जो हमारा बेलन है इसको 2 मान लेता हूं। तो सबका द्रव्यमान निकालेंगे तो वही पिछले वाले फार्मूले से m1 इज इक्वल टू ρ1 v1 और m2 इज इक्वल टू ρ2 v2। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या है कि पहले ही मेरा शंकु था। अब जब मैं इसमें से कोई पार्ट काट के निकालूंगा तो जाहिर सी बात है कि जो मटेरियल इस शंकु का रहा होगा वही मटेरियल इस बेलन का होगा। तो दोनों के घनत्व भी बराबर होंगे, क्योंकि जब मटेरियल हम लोग चेंज नहीं करते तो दोनों का घनत्व बराबर होता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ρ1 इज इक्वल टू ρ2। अब इसको मैं मान लेता हूं दोनों रो है। ठीक है, तो इसके लिए m1 इज इक्वल टू ρ इंटू v1 और m2 इज इक्वल टू ρ इंटू v2। ठीक है, इस तरह से हम लोग करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, v1 चाहिए, तो v1। ठीक, तो अब इसका आयतन कितना होता है किसी भी शंकु का, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक, तो यहां से आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिए, 1/3 इंटू पाई, r कितना है 3 मीटर, 3 स्क्वायर इंटू h कितना है 3 मीटर, इस तरह से। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जाएगा, ठीक, इस तरह से मैं इसको कैलकुलेट कर लिया। तो ये आ गया 28.274 इतना मीटर क्यूब। ठीक, अब V2 कैलकुलेट करना है। तो V2 क्या होता है, V2 क्या है, आपका बेलन है। तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई r स्क्वायर h। ठीक, पाई r स्क्वायर h। तो पाई की वैल्यू हो जाएगी पाई और r की वैल्यू, बेलन का त्रिज्या कितना दिया होता है 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में रख दीजिए, यहाँ पे 0.5 मीटर हो जाएगा, स्क्वायर इंटू h। हाइट कितनी है बेलन की, 2। ठीक, तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, शिफ्ट इंटू पाई इंटू 0.5 का स्क्वायर इंटू 2।
तो ये आ रहा है 1.5708 इतना मीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको V1 मिल गया और V2 मिल गया है। ठीक, अब आप M1 और M2 कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा। मैं V1 और V2 की वैल्यू यहाँ लिख लेता हूँ। तो V1 की वैल्यू हमारी आई है 28.274 और V2 की वैल्यू आई है 1.5708 इतना मीटर क्यूब। मैं इन सबको रिमूव कर रहा हूँ। अब आगे देखिएगा कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब x बार दैट इज इक्वल टू m1 x1 माइनस m2 x2, जो पार्ट निकाल दिया जाएगा उसके सामने हम लोग माइनस कर देंगे। ओके, अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर m की वैल्यू को मैं पुट करूं तो क्या आएगा, देखिएगा x बार दैट इज इक्वल टू m1 हमने क्या लिखा था, रो v1, और m2 क्या लिखा था, रो v2। तो मैं यहाँ पे इसी वैल्यू को रखता हूँ। तो जाएगा रो v1 इंटू x1 माइनस रो v2 इंटू x2 अपॉन रो v1 माइनस रो v2। अब देख रहे हैं रो सब में कॉमन है, जो घनत्व है वो सब में कॉमन है, तो घनत्व को ऊपर नीचे से कैंसिल कर दीजिए। तो आपका x बार का फॉर्मूला क्या बनेगा, v1 x1 माइनस v2 x2 अपॉन v1 माइनस v2, इस तरह से। तो आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे कि अगर दोनों पदार्थों का या दोनों मटेरियल जो है इनका मटेरियल अगर सेम है, दोनों ऑब्जेक्ट का मटेरियल सेम है, तो हम लोग वहां m की जगह पर v आयतन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी फार्मूला को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो y बार का फार्मूला क्या बन जाएगा, v1 y1 माइनस v2 y2 अपॉन v1 माइनस v2, इस तरह से। ओके, तो आइए चलते हैं कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आइए तो मैं पहले फिर से टेबल बनाऊंगा इस तरह। यहाँ पर आपका नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर v आयतन हो जाएगा, फिर उसके बाद x, फिर y, एंड देन आपका v इंटू एक्स और v इंटू वाई। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं तो नंबर में 1 और 2 कर लीजिए। आयतन देखिए, सबसे पहला क्या है आपका शंकु था, शंकु का आयतन कितना लिखा मैंने 28.27 एंड 4। ठीक, और दूसरा क्या है 1.5708। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है x और y की वैल्यू। तो आपको पता है कि जब सेंटर से आपका x जाता है तो जब दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पर होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या होता है शंकु, तो शंकु के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो उसके आधार से h/4 पर होती है। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए h/4, अगर ये 3 मीटर है तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि h/4 कहीं इधर आ रहा है। ठीक, ये हो गया शंकु h/4, और जो बेलन होता है उसके लिए कहां पर होता है h/2 पर, h/2। अब क्योंकि दोनों के सेंटर ऑफ ग्रेविटी y एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, इसलिए x की बार की वैल्यू ही 0 आएगी, तो x1 और x2 की वैल्यू भी 0 आएगी। अब आपको क्या क्या करना है y1 और y2। तो y1 क्या था हमारा, शंकु 1 था और बेलन 2 था, तो 1 के लिए क्या है h/4। तो शंकु का जो हमारा हाइट है वो कितना है 3, तो 3/4 आप कर दीजिए। जो वैल्यू आ जाएगी उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। 3/4 में 0.75 मीटर, 0.75। अब बेलन जो है उसके लिए हाइट कितनी होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की h/2 पर होता है, तो h कितना है इसके लिए, बेलन के लिए 2, तो 2/2 मीन्स 1 मीटर। ओके, अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से v इंटू एक्स निकालना है। तो देखिएगा v ये है, x ये है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, फिर vx 0 आ गया, फिर अब v इंटू वाई करना है आपको। तो इसके लिए कीजिए, तो 28.274 इंटू 0.75, ये आएगा आपका 21.2055। ठीक है, अब उसका इसके लिए कीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.5708 और इंटू 1, तो ये वही आ जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पर आ गया 1.5708। ठीक, अब x बार का फार्मूला क्या था, v1 x1 माइनस v2 x2 अपॉन v1 माइनस v2। तो अब इसके लिए देखिएगा क्या है, vx दोनों के लिए 0 0 है, तो ऊपर ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो मीन्स टोटल क्या हो गया 0। y बार
तो v1y1 माइनस v2y2 अपॉन v1 माइनस v2। तो v1y1 की वैल्यू 21 पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, v1y1 21.2055 माइनस v2y2 1.5708 अपॉन v1 माइनस v2। तो v1 की वैल्यू 28.274 माइनस v2 की वैल्यू 1.5708। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो जाएगा 21.2055 माइनस 1.5708, ओके, डिवाइडेड बाय 28.274 माइनस 1.5708। ये आ रहा है आपका y बार इज इक्वल टू 0.7353 मीटर, ठीक है। इस तरह से आपका ये आ जाएगा, ओके। तो आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से आप इस ऐसे क्वेश्चंस को माइनस करके लगाएंगे। तो अब हम एक समरी देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, उसकी एक छोटी सी समरी देख लेते हैं, ठीक। क्या पढ़ा है हमने, फार्मूला सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो x बार इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, इस तरह से। और y बार निकालना है तो m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। इन फार्मूलों का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, जहां जहां यम आ रहा है, यम आ रहा है तो इसका मतलब ये सॉलिड के लिए यूज होगा। किसके लिए, सॉलिड, ठीक। और अगर प्लस आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यम है तो सॉलिड, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट कोई रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे माइनस भी कर देता हूँ इस तरह से, प्लस माइनस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट है, इसमें से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट काट करके निकाल दिया गया, मतलब इसको पूरा खोखला कर दिया गया है। इस तरह से बन जाता है, ठीक है, कुछ इस तरह से। एक ऑब्जेक्ट था, उसमें से दूसरा ऑब्जेक्ट हमने काट के निकाल दिया। तो अगर दो सॉलिड आपस में जुड़ेंगे तो m1 x1 प्लस m2 x2 का इस्तेमाल करेंगे। अगर एक ऑब्जेक्ट में से दूसरे को निकाला जाएगा तो m1 x1 माइनस m2 x2 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब अगर क्या होगा, एक और फार्मूला हम लोग अभी अभी नया जनरेट किया, कौन सा, v1 x1 प्लस माइनस v2 x2 अपॉन v1 प्लस माइनस v2। इसमें क्या है कि अगर दो मटेरियल है, दो पदार्थ हैं और दोनों के घनत्व तो सेम है, रो क्या है, दोनों का सेम है, दो हो तीन हो जितने भी हो, अगर सेम है तो वहां पे हम m की जगह पर v का भी यूज कर सकते हैं। v मीन्स आयतन का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि यहाँ पर एक सिलेंडर है, इसके ऊपर एक अर्धगोला है, फिर एक शंकु रखा है, इस तरह से एक शंकु रखा है, ठीक है। अब अगर दोनों का मास दे दिया तो ठीक है, नहीं तो दोनों का त्रिज्या और इसकी हाइट दी हुई होगी, तो त्रिज्या और हाइट से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, v निकाल सकते हैं। और अगर ये कहा है कि दोनों का आयतन अलग अलग है तो आपको यही फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा जो ऊपर लिखा गया है। लेकिन अगर ये कहे कि दोनों का घनत्व तो सेम है, दोनों का घनत्व सेम है, तो आपको ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, मतलब उसमें आयतन वाला फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। घनत्व सेम नहीं होगा तो द्रव्यमान वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, m इज इक्वल टू रो इंटू v वाले फार्मूले से। सबसे पहले इसका आयतन निकाल के घनत्व से गुणा कर देंगे, इसका द्रव्यमान आ जाएगा, फिर इसका आयतन निकाल के घनत्व से गुणा करेंगे, इसका द्रव्यमान आ जाएगा। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ और कुछ नई ट्रिक्स के साथ। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब हम लोग कभी क्या होता है इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अभी तक आपने सारा क्वेश्चन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्व किया है, मतलब y एक्सिस यहाँ था, x एक्सिस यहाँ था, सारे ऑब्जेक्ट अभी तक मैंने जो भी दिखाए हैं वो इस तरह से रहे होंगे, ठीक है। इसके ऊपर कुछ ऐसे रहा होगा, मतलब सारे ऑब्जेक्ट को मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में करके दिखाया था। अब क्या होगा अगर क्वाड्रेंट चेंज होता है, जैसे कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है, ठीक, इसमें एक वेट रखा हुआ है यहाँ 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 यहाँ। अब आपको इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा कि इसकी सेंटर पॉइंट से x और y एक्सिस को ले जाऊंगा इस तरह,
तो ये मेरा इधर जो जाता है वो प्लस एक्सिस होता है, प्लस एक्स, ऊपर जो गया वो भी प्लस वाई, नीचे आया तो माइनस वाई, और इधर लेफ्ट साइड में आया तो माइनस एक्स। ठीक, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर अभी तक जो हम लोग डिस्टेंस मेजर कर रहे थे उसका साइन मायने नहीं रख रहा था, सिर्फ प्लस और प्लस लेके हम लोग कर रहे थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड होता है, ये आपका थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर रहे थे, सारे क्वेश्चन को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके सॉल्व कर रहे थे, सारी की सॉरी बॉडी जो थी हमारी फर्स्ट में थी। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एक फर्स्ट में, एक सेकंड में, और एक एक्स एक्सिस पे है, और एक थर्ड में, एक फोर्थ में है, और फिर अगला एक्स एक्सिस पे है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।